चलिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सेप्शंस ऑफ ऑबर प्रिंसिपल, है ना। हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम या उसके आयन्स है, ठीक है। मेक श्योर द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इन द ऑर्बिटल इट इज बेस्ड ऑन द n+l रूल, ठीक है। मोर द वैल्यू ऑफ n+l मोर द एनर्जी लेवल, ठीक है, ये हमने बात करी थी। एक फॉर टू ऑर्बिटल हैविंग द सेम n+l मोर द वैल्यू ऑफ n मोर द एनर्जी लेवल, यहां तक हमने बात की हुई है, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशंस दिखे। नो डाउट हम n+l के हिसाब से एनर्जी लेवल के हिसाब से हम बात करते हैं, बट इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। यानी वी हैव टू राइट ऑल द ऑर्बिटल व्हिच इज प्रेजेंट इन n = 3, दैट्स व्हाई 3s 3p 3d, then 4s 4p and 4d, ठीक है। इफ इट इज अ मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, तो यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, यानी लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। चलिए, मैंने एक्सेप्शन इन ऑपो प्रिंसिपल जनरली कई बार क्या होता है इससे बाद में लिया जाता है, बट नो डाउट अभी ले सकते हैं। यहां पर एक कंसेप्ट जो आता है विच इज नॉन एज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। यहां पर एक बहुत कंसेप्ट बनता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। जैसे आप यहां पर आप बात करेंगे कॉपर की या क्रोमियम की। सबसे पहले हम क्रोमियम की बात करते हैं, Z = 24, ठीक है। वी कैन चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z। आप चेक कर लीजिए कि यहां पर 1s2, अभी मैं बिल्कुल सिंपल चलता हूं, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4, ठीक है। चेक कर लीजिए, टोटल 24 आ रहा है। s sp sp s dp आना चाहिए, बट यहां तक तो पहुंचा ही नहीं है। यहां तक जब आपके पास पहुंचा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये तो बना ही नहीं है, यहां तक आपका इलेक्ट्रॉन आ चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो यदि आप इसको करेक्ट वे में लिखना चाहते हैं तो 10 एंड दिस, तो यहां तक आपका हो गया है 18। तो 18 का मतलब आर्गन, ये इनर ऑर्बिटल है, तो 3d4 एंड 4s2, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑबो प्रिंसिपल। यदि मैं ऑबो प्रिंसिपल को मैं अज्यूम कर दूं तो दिस वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यदि मान लीजिए यहां पर बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रोमियम। यदि मैं बात करूं तो आर्गन 3d5 4s1, ये रियलिटी में आता है। दिस वुड बी कम इन ए रियलिटी। रियलिटी में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आता है। इसका मतलब जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो आपको ये लिखना है, जबकि ये नहीं लिखना है। मेक श्योर, यानी क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज अगेंस्ट द ऑबो प्रिंसिपल। इट इज अगेंस्ट द ऑबो प्रिंसिपल। तो जब अगेंस्ट द ऑबो प्रिंसिपल है, दोनों का मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यदि आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और कॉपर का क्या होगा वो हम बात करते हैं। मैं अभी रीजन अभी दे रहा हूं, दोनों को एक साथ लूंगा, डोंट वरी, मैं रीजन ले रहा हूं। तो पहले जो एक्सेप्शन है जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सेप्शन जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लिख रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास सेकंड केस जो आ जाएगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी सेकंड केस। सेकंड केस यदि मैं बात करता हूं तो आई एम गोइंग फॉर द कॉपर। कॉपर का आता है Z29। तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आर्गन ये आ जाएगा, आर्गन यहां आ जाएगा 3d9 एंड 4s2। इफ आई विल स्ट्रिक्टली फॉलो ऑबो प्रिंसिपल, ऑबो प्रिंसिपल को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूं तो मेरे को ये आना चाहिए। बट जब मैं रियलिटी पे जाऊं, इफ आई एम गोइंग टू द रियलिटी, तो मेरा रियलिटी में ये आ जाता है 3d10 एंड 4s1। दिस इज इन रियलिटी, ठीक है। अब आप देखिए, इसका मतलब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑबो प्रिंसिपल, यदि मैं ऑबो प्रिंसिपल की बात करूं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आना चाहिए n+l रूल के हिसाब से। तो यानी 4s2 तक 20 था, तो रिमेनिंग 4 आएगा, 3d4 आएगा,
20 आएगा तो रिमेनिंग 9 किस में आएगा, 39 में आएगा। दिस इज द ऑब्बो प्रिंसिपल का स्ट्रिक्टली फॉलो रूल हो रहा है, ठीक है। यहां पर ऑब्बो प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, बट रियलिटी कुछ और है, रियल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है। क्यों है वो 1 बाय 1 बताते हैं। तो अब आप देखिए कि जब भी आपसे पूछा जाए, अब ये चीज नहीं होनी चाहिए, बच्चे लोग गड़बड़ी करते हैं। आपसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो अब आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। दिस वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, दिस वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड दिस वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। आपको ये लिखना है, ना कि ऊपर वाला नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर आ गया है, इसका रीजन हम बात करते हैं हाफ फिल्ड फुली फिल्ड, और कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जहां पर ऑब्बो प्रिंसिपल पूछा नहीं जाता है, मतलब वहां पर फॉलो नहीं होता है, बट इन रियलिटी दे आर एग्जिस्ट इन सच ए वे। अब आप देखिए होता क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं हाफ फिल्ड की। सबसे पहले क्या बात करता हूं, हाफ फिल्ड। जनरली क्या माना जाता है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, ठीक है। जैसे आपको पता है, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे p, स्पेशली जो d का 5 एंड f का 7 और d का 10 और d का 40, f का 40, सॉरी f का 40, ठीक है, d का 7 दिस। अब आप देखिए दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड, क्योंकि आपको पता है P में D की कैपेसिटी क्या होती है 10 और F की कैपेसिटी होती है 40, उसका 50% होगा तो हाफ फिल्ड होगा। एंड दिस इज कंसीडर एज ए फुली फिल्ड ऑर्बिटल। इसे आप क्या बोलोगे, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये D5 क्या हो जाएगा, एंड D7 आर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं D5 की बात करूं, ठीक है, कि why the D5 are, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, एंड दिस इज आल्सो द स्टेबल फॉर्म। यहां तक अब ध्यान रखना है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर हाईली स्टेबल। जब हम बात करेंगे अदर प्रॉपर्टीज, यदि हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हाफ फिल्ड यानी P3 हो और फुली फिल्ड P6, D5 हाफ फिल्ड तो D10 इज फुली फिल्ड, F7 is half filled, तो F14 is fully filled। तो half filled and fully filled are highly stable, ये अभी से ही ध्यान रखना है। क्यों होता है बच्चों, में हाफ फील्ड का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, सिमिलरली फुली फील्ड होगा। जैसे मैंने हाफ फील्ड को स्टेबल बताया है, उसी तरह से फुली फील्ड होगा। सही क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए क्या है, मैं दूसरी चीज बताऊंगा, तो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी क्रोमियम की बात करते हैं, तो क्रोमियम के अंदर आप देखेंगे कि मान लीजिए 3d4 था और 3d5 था, तो आप बोलोगे कि ऑब्बो के हिसाब से 3d4 होना चाहिए और 3d5 हुआ है। क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, मैं d4 d5 की अलग अलग ले लेता हूं, है ना। देखिए यहां पर मैंने ले लिया है d4, मैंने d4 ले लिया यानी 3d4, यहां मैंने ले लिया है d5। सिमिलरली अब आप जब घर पे करोगे इसके लेक्चर के बाद, यहां d9 और d10 आप खुद कर सकते हो, ठीक है, तरीका एक जैसा ही। अब आप देखो क्या होता है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो मोस्टली d और f में ही होता है, ये जो एक्सेप्शन है p में नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर मान लीजिए आपके पास d ऑर्बिटल है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल आप देखेंगे, ठीक है। अब d ऑर्बिटल के पास आपके पास 3d4 है, कितने हैं, 3d4, और यहां पर क्या जाएगा, 3d5 आ गया है। इज इट क्लियर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब समझना, मैंने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन बोली थी, डी जनरेट ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी। अब आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इससे एक्सचेंज कर सकता है कि भाई तो मैं यहां रह लूं, मैं यहां भी रह सकता हूं, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। समझना ये कंसेप्ट, सबकी एनर्जी सेम है। तो दिस इलेक्ट्रॉन मे प्रेजेंट हियर, मे प्रेजेंट हियर, मे प्रेजेंट हियर,
तो अब आप देखो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, या इन दोनों के एक्सचेंज हो सकता है। यहां पर आप नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हुए हैं? 3। कितने हुए? 3, है ना, 1 by 1। इधर बात करें तो यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। हियर द नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएगा। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी पार्ट बात करें, दूसरा बात करें 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। अब आप देखो इसका तो हो गया, अब नेक्स्ट ये है। अब आप देखो ये दोनों का तो काउंट हो गया, ये दोनों का तो काउंट हो ही गया ना। तो अब आप देखो इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, तो यहां पर क्या जाएगा? 2। तो यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं? नंबर ऑफ एक्सचेंज। नंबर ऑफ एक्सचेंज यानी क्या क्या एक्सचेंज हो सकता है, यहां पर हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज। थोड़ा जगह नहीं है, आप यहां पर कोने में लिख दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो हाउ मेनी एक्सचेंज फॉर दिस? इसका 1 2 3 होगा। इन दोनों का तो काउंट कर चुके हैं, तो वापस से ये काउंट नहीं करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। डन। अब आप देख लीजिए, यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपके पास आया, तो आप देखेंगे एक्सचेंज कितना है? 1 2 और ये 3 आया। कितना गया है? 3 आ गया है। अब आप देख लीजिए यहां पर आगे बात कर सकते हैं वापस से, तो 1 2 3 4, है ना। तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा? एक्सचेंज कितना जाएगा? ओनली 1 पॉसिबल, क्योंकि ये का काउंट कर चुके हैं, ये का काउंट कर चुके हैं, ये का भी काउंट कर चुके हैं। ये दोनों का यहां काउंट हो गया है और ये दोनों का यहाँ, सॉरी, ये दोनों का यहां काउंट हो गया है और ये दोनों का यहां काउंट हो गया, तो यहां पर 1 आया है। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब आप देखिए यहां पर आपके पास बात हुई है, तो दिस 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 आ गया है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या कर सकते हैं? कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? आप देखिए ये 1 और ये 2 पॉसिबल है। आराम समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब आप देखो और कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आप देखिए यहां पर एक्सचेंज कितने पॉसिबल है? दिस इज गोइंग टू बी ए 1 एक्सचेंज। तो आपके पास टोटल एक्सचेंज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो आपके पास अब देखेंगे टोटल एक्सचेंज। यहां पर टोटल एक्सचेंज कितना हो गया है? 3 + 2 + 1 6 हुआ। यहां पर टोटल एक्सचेंज आप क्या बात कर सकते हो? 3 + 2 + 1 6। यहां पर टोटल एक्सचेंज कितना आ गया है? जगह नहीं है, आप नीचे लिख देना 4 + 3 + 2 + 1। तो यहां पर टोटल एक्सचेंज कितना जाएगा? हियर द टोटल एक्सचेंज इज 10। ठीक है, टोटल एक्सचेंज कितना है? 10 है, 1 है। ठीक है, अब आप देखो इसके नीचे क्या आया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्रोमियम की बात करें या क्रोमियम में 3d4 ले रहे हैं, यहां पर एक्सचेंज कितना आ गया है? 6 और यहां पर एक्सचेंज क्या आ गया है? 10। अब आप देखो इसी तरह से हाफ फुली फिल्ड में भी आप देखेंगे, ध्यान रखना है बच्चों। देखो ये चीज आ गया है, पहले इसको खत्म कर देते हैं। अब आप देखो यहां पर हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज यहां पर आ गया है 3 + 2 + 1 6। यहां पर आ गया है नंबर ऑफ एक्सचेंज 4 + 3 + 2 + 1 10 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप देखो देयर इज अ वन वर्ड व्हिच इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, यहां पर जितना ज्यादा यहां पर आप बोलोगे एक्सचेंज एनर्जी, यहां पर एक वर्ड आएगा व्हिच इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो एक्सचेंज एनर्जी की डेफिनेशन जब हम बात करें तो आप क्या बोलोगे? दिस इज एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज ड्यू टू exchange of electron in degenerate orbital। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, आप
आपके घर में 3 BHK फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है या 5 BHK फ्लैट है, तो आप और आपका ब्रदर या सिस्टर, आप बोलोगे आज मैं यहाँ पर इस रूम में सो रहा हूँ, आपका ब्रदर या सिस्टर नेक्स्ट रूम में सो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आज मैं आपके रूम में सो जाता हूँ और आप मेरे रूम में सो जाओ, तो हम इस रूम को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फ्लैट सेम ही है, ठीक है। बट ऐसी चीज हम पड़ोसी के साथ नहीं कर सकते कि पड़ोसी को बोले कि आज आप हमारे घर में सो जाए, मैं आपके रूम में सो जाता हूं, क्योंकि वो लेवल अलग अलग आ जाता है, क्योंकि इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो हमारी फैमिली के जो रूम्स है या हमारे घर के फ्लैट है, उसमें रूम में हम आज इस रूम में सोए हैं तो कल उस रूम में सो सकते हैं, या वो हमारा ब्रदर सिस्टर वो उस रूम में कल सोया है, आज यहाँ पर भी सो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आप देखेंगे एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी रिलीज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटर। हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर एक आएगा मोर एक्सचेंज एनर्जी, मोर एक्सचेंज एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी। अब आप देखो यूनिवर्स का क्या रूल है, यूनिवर्स का क्या रूल है या हमारा क्या रूल है कि हम उस चीज को फेवर ज्यादा करते हैं जो ज्यादा स्टेबल होता है। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे नंबर ऑफ एक्सचेंज चेन है तो इसका एक्सचेंज एनर्जी क्या है, मोर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मोर एक्सचेंज एनर्जी, तो इसका मतलब मोर एक्सचेंज एनर्जी आया तो दिस इज मोर स्टेबल, इसीलिए एक्सेप्शंस आ जाता है, यानी हाफ फील्ड हैव ए मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज देन नॉर्मल फील्ड, ठीक है। दैट्स व्हाई हाफ फील्ड इज अ मोर स्टेबल देन नॉर्मल फील्ड, यानी D5 तक देना है, जैसे D6 आ जाता है वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहां तक आ गया, अब मान लीजिए 3D9 और 3D10 की बात आ जाए तो समझ लेना, मैं आपको फटाफट से इसमें भी सेम ही आएगा, नंबर सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। आप देख लेंगे कि यहां पर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर कपल है, ठीक है, ये कपल है, तो आप ध्यान रखना है एक्सचेंज इन कपल के बीच में होगा, इसके बीच में एक्सचेंज मत कर देना, ये तो सिंगल है, जो भी एक्सचेंज होगा वो कपल में होगा, कि यानी जहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो दिस पेयर इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद दिस पेयर इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ठीक है, इससे मत कर देना। तो सिमिलरली यहां पर भी 3, फिर ये 3, फिर ये 2 और फिर ये 1 आएगा 6, उस वाले में क्या हो जाएगा, यहां पर आप बात करेंगे तो सेम यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, 4 आएगा, फिर यहां से 3 आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में 2 आ जाएगा, ये 1, तो इसमें 10 आ जाएगा, इसमें क्या जाएगा 6। तो मोर द एक्सचेंज एनर्जी, मोर द एक्सचेंज, मोर द एक्सचेंज एनर्जी, मोर द स्टेबिलिटी। तो आई होप अब समझ में आ गया कि व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज डाइवर्टेड अकॉर्डिंग टू द फोर प्रिंसिपल, क्योंकि इट इज मूविंग टुवर्ड मोर स्टेबल फॉर्म, यानी मोर स्टेबल फॉर्म में चला गया है। D5 have a more stability than D4. Similarly, D10 have a more stability than D9. Is it clear? तो अब आपको ये चीज का खासकर ध्यान रखना है। ओके, आई होप समझ में आ गया हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटर। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब आपके पास देखिए वो भी एक रूल था, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि वहां पर भी एक स्टेबिलिटी ही चल रही थी, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर मैं कुछ लिस्ट लिख देता हूं, ठीक है, फिर आप उसको सिर्फ फटाफट से नोट कर देने का है, हमारे को ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जो समझाने वाला पार्ट है, जो समझाने वाला पार्ट है वो मैंने बात कर ली है, ठीक है। मैं लिस्ट लिख देता हूं, समझाने वाला पार्ट समझा दिया है। देखिए मैंने कुछ लिस्ट यहां पर आपको बना दी है, ठीक है। मोस्टली जो है सबसे ज्यादा जो चीजें क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्रोमियम और कॉपर पे बनते हैं। किसके बनते हैं? क्रोमियम और कॉपर। आप देख लीजिए यहां पर हाफ फील्ड है, यानी ये जो एक्सेप्शंस हैं यहां पर आपको देखना है, ठीक है। तो ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए वो दो इनमें आ गया है, हमने यहां पर बात कर ली है, क्लियर। अब आप देखिए यहां पर क्या है, कुछ एक्सेप्शंस आता है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका 5s2 4d3 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर कुछ क्या है, एक्सेप्शंस आ जाता है, तो ये मोलिब्डेनियम है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि 41 तक आप चेक करोगे, 40 तक देखोगे तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है,
आपको पता है वो भी पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, साथ में मैंने इन दोनों को साथ ही लिया है, तो आप देखेंगे कि ये आना चाहिए था 5s2 4d3, तो इसका ये एक्सेप्शन हो गया। ये आना चाहिए था 5s2 और 4d4 आना चाहिए, तो ये दो एक्सेप्शंस आने ये है। सिमिलरली ये करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट है, बट ये ऑब्बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। दिस टू आर नॉट फॉलो ऑब्बो प्रिंसिपल, सॉरी ये तो फॉलो कर रहा है, बट दिस टू आर नॉट गोइंग टू फॉलो ऑब्बो प्रिंसिपल को, ये फॉलो नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये 5s2 आएगा, नहीं यहाँ 1 आना चाहिए, सॉरी ये भी ऑब्बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, तीनों ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ये भी ऑब्बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 6s पूरा भरेगा तब जाके 5d आना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, 5s भरेगा तब क्या है 4d आना चाहिए, 6s भरेगा तब जाके क्या है 5d आएगा। या 6s भरा नहीं, उससे पहले ये चीज आ गई है। याद करिए, आप लोगों का n+l रूल लगाइए, क्योंकि देखिएगा 6s आएगा, उसके बाद 4f आएगा, फिर इसके बाद 5d आता है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 6s पूरा भरेगा, उसके बाद 4f भरेगा, फिर 5d में एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक ओके है, बट 6s भरा हुआ नहीं है, इसलिए ऑब्बो प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करेगा। यहां पर भी है, फिर भी ये जब लेंथनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज करते हैं तो वहां पर ये काफी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये पूछा गया है ना। फिर भी जब आप 12th में लेंथनाइट और एक्टिनाइट सीरीज करेंगे, या लेंथनाइट सीरीज एक्टिनाइट सीरीज में चैप्टर 3 में लूंगा, तभी भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करूंगा। तो दीज आर द फ्यू एक्सेप्शंस जो आपको ध्यान रखने हैं, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं, मैंने लिस्ट पूरी लिख दी है, आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना है, ये 12th में रिपीट करेगा, ये 12th में आएगा, और ये दो याद खासकर याद रखना है। इज इट क्लियर? बाकी सब नहीं भी याद रहेगा तो भी चला जाएगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट जो टॉपिक जो बात करते हैं वो बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। देखिए, आज के लेक्चर में मैं जितना हो रहा है मेरे हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, आज हम लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं बनाऊंगा जिसमें एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस डालूंगा कि भाई एक अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बड़ा हो या छोटा वीडियो है, जो भी है वो हम बात कर लेंगे। क्लियर? तो अब आप देखिए, यहां पर हम नेक्स्ट जो टॉपिक बात करते हैं दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये आया है। तो अब आप देखिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ध्यान दीजिएगा, इन एन एटम, ऐसा नहीं है कि सोडियम पोटेशियम का कंपेयर करो। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। यानी नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। यानी देखिएगा, ठीक है, आपके पास ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का। ठीक है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2 होगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप क्या बात करते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लेते हैं तो 1s2 2s2 2p 4 ले लेते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ क्या आता है 4 आता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, वी नो दैट s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की बात करें। ठीक है, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी धीरे धीरे बता दिया है, बट जो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं वो हुम्स रूल बताता है। ठीक है, हम उसको बाद में भी ले लेंगे। ठीक है, बाद में ले आगे ले, एक ही बात है। तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि अब हम बात कर चुके हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी में। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में पढ़े हैं कि एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन की बात करें, अभी मैंने यहां इलेक्ट्रॉन बात करी है।
ठीक है। अभी प्लीज मैंने क्या करा, पॉली पहले ले लिया, अदरवाइज मुझे हुंस पहले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये अभी मैं बताऊंगा कि क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मैंने लिया है। अभी इसके पे दिमाग मत लगाइए। कोई बच्चा बोलेगा कि आपने फोर ऐसा क्यों लिखा, मैं पेयरिंग भी कर सकता, मैं हुंस पे आऊंगा। अभी रुकिए, मैंने पॉली पहले बता दिया, हुंस पहले मुझे बताना चाहिए था, बट वेट करिए, कोई बात नहीं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, आप चाहो तो कोई बात नहीं, आपको हुंस रूल नहीं अभी पढ़ा है, ठीक है, हुंस रूल नहीं पढ़ा है तो अपन ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते, कम से कम अपन 4 बेरिलियम की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेरिलियम में तो नहीं बात कर सकते ना, बेरिलियम की मान लीजिए Z=4 की बात करें। मान लीजिए मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो मान लीजिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन में, मान लीजिए पहला केस क्या है, NLMS, देखो, ठीक है, इन दो इलेक्ट्रॉन का देखा तो इसका n की वैल्यू 1 है, तो इसका n की वैल्यू 2 है। इज इट क्लियर? तो पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका n की वैल्यू 1, हमारे को क्या चाहिए कि चारों क्वांटम नंबर यानी NLMS, ये देखना है कि एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, ठीक है, आपके पास जैसे ये बेरिलियम है, ये दो को कंपेयर कर रहे हो, ये दो को कंपेयर कर रहे हो, या ये दो को कंपेयर कर रहे हो, या इसको इससे कंपेयर कर रहे हो, या इसको इससे कंपेयर कर रहे हो, किसी को भी कंपेयर कर रहे हो तो उनका क्वांटम नंबर आपको देखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए इन दोनों को कंपेयर किया है तो इनका पहला ही n और n ही अलग है, तो आप बोलोगे इसके इलेक्ट्रॉन और इसको इलेक्ट्रॉन को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं तो पहला ही केस में n ही मेरा अलग है। जब मेरा n ही अलग है तो LMS तो क्या चेक करूं? इज इट क्लियर? मान लीजिए कोई बच्चा बोलते हैं कि सर अब हम क्या करते हैं, इनकी बात करते हैं L की, ठीक है, या मान लीजिए p ऑर्बिटल भी आपने किसी में डाल दिया तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया तो इनका क्या हुआ, n चेक कर लिया, L दोनों का 1 आ गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का L1 आ गया, और m देखेंगे तो मान लीजिए इसका m-1 होगा तो इसका कितना होगा 0, इसका क्या होगा +1, तो आप बोलोगे n सेम आ गया, इन दो इलेक्ट्रॉन का n सेम आ गया, L सेम आ गया, तो एटलीस्ट m तो क्या हुआ अलग अलग होगा, एक का मान लीजिए -1 है तो दूसरे वाले का क्या जाएगा, या तो 0 होगा और -1 होगा, क्योंकि यदि यहां पर -1 है तो इसका क्या होगा 0 या +1 होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप देखो कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसका ही कंपेयर कर दो ना, इन दोनों का ही कर दो या इन दोनों का कर दो, तो आप मान लीजिए इनका कंपेयर किया तो इन दोनों का n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, यहां तक तो क्लियर आ गया, तीनों सेम आ गया, n भी सेम आ गया, L भी सेम आ गया, क्योंकि L के लिए S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इज -L2 + L, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, ढंग से समझिए, वापस से समझिए, टेंशन मत लीजिए। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आप वापस देख लीजिए, वापस देखेंगे अपन, हमारे को क्या है, हमारे को 4 क्वांटम नंबर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अभी आप ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इतना मत सोचिए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, n सेम हो सकता है, इन दोनों में देखा तो n अलग अलग हुआ, इन दोनों में चेक किया तो मान लीजिए इसका n की वैल्यू 2, इसमें इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 2, L देखेंगे, आपको पता है L = 0 1 2 3, ये x का है, ये p का है, ये d का है, ये f का है, यहां पर इलेक्ट्रॉन किसमें s, तो आप बोलोगे सर L की वैल्यू 0 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन किसमें p, तो p के लिए L की वैल्यू क्या है 1, यहां तक समझ में आया, n सेम हो गया बट L अलग हो गया, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, m s तो देखना ही नहीं है, भले m और s सेम भी हो, m और s सेम भी होगा बट कम से कम एक क्वांटम नंबर तो अलग होगा। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर इन दोनों को लो, तो ठीक है, इन दोनों के लिए मैंने चेक किया तो इन दोनों में आप देखेंगे n की वैल्यू 2, तो इसका भी n की वैल्यू 2 क्योंकि 2p है, L की वैल्यू 1, तो इसके लिए भी L की वैल्यू 1। अब आप बोलोगे सर m, तो इसका m यदि मैंने -1 ले लिया तो इसका m या तो 0 लूंगा या +1 लूंगा, तो आप देखो n सेम है मेरा, L सेम है बट एंड में m तो डिफरेंट आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर एक काम करिए, यहां तक भी आप हमें समझ में आ गया है, क्यों ना हम इन दो का या इन दो का ले लें, यानी जो
एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं ना, बिकॉज एनी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं। n की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 1, दूसरे की भी क्या हुआ, इन दोनों की बात करें तो इसकी भी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू इसकी भी क्या होगी 1, ठीक है। l की वैल्यू देखो, l की वैल्यू इसकी क्या होगी 0, क्योंकि s ऑर्बिटल है, तो इसके सेकंड वाले की भी क्या होगी 0 आ गई, है ना। m की वैल्यू देखते हैं तो आपको बोलेंगे फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, m की वैल्यू -l to +l है, तो 0 to 0 यानी ये भी 0 है, तो आप बोलोगे सर सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या हो जाएगा 0 आ गया। अब आप बोलोगे s, तो आप इसको यदि +½ लोगे तो इसको क्या लोगे फाइनली -½ ही तो लोगे, क्योंकि 50% क्या करेगा क्लॉकवाइज, तो 50% क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, n सेम हो गया, l सेम हो गया, m सेम हो गया, बट एटलीस्ट एंड में s तो अलग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच है। इन दोनों में देखो तो n ही अलग है, इन दोनों में देखा तो n सेम था बट l अलग हो गया, इन दोनों में देखा तो n सेम था, l सेम था, बट m अलग हो गया। बट ये सबसे क्लोजेस्ट है ना, n सेम आ गया, l सेम आ गया, m सेम हो गया, एट द एंड s तो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ऐसा नहीं है कि सोडियम का कंपेयर कर रहे हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का करो, उसमें तो सेम हो सकता है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का है, उनके इलेक्ट्रॉन जिस जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनके n, l, m और s चेक करो, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आएंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं तो एक क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें पता है कि यदि इन दोनों को पैरेलल कर दूं, यदि मैं इसको पैरेलल कर दूं, यदि मैं पैरेलल कर दूं तो आपको पता है सेम स्पिन कैन गिव रिपल्शन, पढ़ा हुआ है, सेम स्पिन कैन गिव रिपल्शन, द स्पिन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, देन ओनली द एटम कैन बी स्टेबल। ठीक है, तो ये क्या था, पॉली एक्सक्लूजन principle. No two electron in an atom can have same set of all the 4 quantum number. ठीक है, तो यहां तक आ गया है। अब आप देखिए हमारे पास जो आता है नेक्स्ट आ जाता है हुन्स रूल। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है हुन्स रूल। ठीक है, मान लीजिए हुन्स रूल आ जाता है। ठीक है, हुन्स रूल की बात करें तो आप क्या बोलोगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब आप देखो यदि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यदि इसको सस्ता सुंदर टिकाऊ बोले तो आप बोलोगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोल दो या सबसेल बोल दो, ऑर्बिटल बोल दो या सबसेल बोल दो, डज नॉट टेक प्लेस, does not take place till it is half fill, यानी हाफ फिल जब तक नहीं होगा तब तक पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, मान लीजिए बोरोन, बेरिलियम, बेरिलियम का Z की वैल्यू 4 होती है, आप बोलते हो 1s2 2s2, बोरोन बोलते हो Z की वैल्यू 5, 1s2 2s2 2p1, कार्बन की बात करें Z की वैल्यू 6ig, 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन की बात करें तो Z की वैल्यू क्या आती है 7, 1s2 2s2 2p3, यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो Z की वैल्यू क्या आती है 8, तो 1s2 2s2 2p4, यदि मैं
बात करूं फ्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 1s2 2s2 2p5। यदि मैं नियॉन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखो इन सबको कमरे में बैठा देते हैं, तो आप देखेंगे तो ये ऐसा आया, इसमें क्या आया ऐसा आया, तो देखिए यहां पर ये सब चलता रहा, तो यहां पर ये आया, ठीक है। इनमें आप देखेंगे तो वन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉली बात करें। अब आप देखिए यहां पर ये 3 ऑर्बिटल थे, ये क्या थे 3 ऑर्बिटल। अब आप देखो क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। चलो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी थी, या कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। इन 3 को मैंने लिया है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब आप देखो समेशन एस, समेशन एस क्या हो गया है, समेशन एस ये प्लस हाफ है, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ, समेशन एस क्या हुआ है 0। इसका समेशन एस क्या है प्लस हाफ है, तो प्लस हाफ है तो क्या हो गया है 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ी हुई ना मैं। इसका समेशन एस क्या हुआ है, इसका क्या है प्लस हाफ, तो इसका क्या हुआ माइनस हाफ, तो क्या होगा 0, ठीक है। तो अब आप देखो समेशन मैंने निकाल दिया, जगह नहीं है बच्चों तो पहले मैंने समेशन निकाल दिया है। अब आप देखो आपसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछे, ठीक है। यहां पर क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या था 2 समेशन s प्लस 1। तो यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। यहां पर यदि मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो क्या आ रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 0 प्लस 1 आ रहा है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 1 प्लस 1 ये 3 आ रहा है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 0 प्लस 1 ये कितना आ रहा है 1। पर आपको क्या चाहिए मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब मिलेगी, जब हाफ फील्ड हो और अरेंजमेंट क्या हो जाएगा एक ही डायरेक्शन में हो। आप देखोगे ये 3 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। सेकंड इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है, मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसा डाला, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन में यहां रखूं यहां रखूं एक ही बात है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं यहां भी तो रख सकता हूं, अभी क्या पढ़ा है एक्सचेंज, आप कहीं भी रख सकते हो बिकॉज p ऑर्बिटल हैव ए 3 डिजेनरेसी, तो कहीं भी रखो। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं ऐसा लिखूं, तो बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है। आप यू लिखो या यू लिखो, बट क्या होता है अच्छा लगता है कि आप ऐसा लिख सकते हो। तो यदि यहां पर भी लिखा हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखोगे सेकंड इलेक्ट्रॉन या तो ये कर सकता है या ये कर सकता है या ये उल्टा कर सकता है। इन तीनों के अंदर क्या सी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, ये हुआ, यानी दिस अरेंजमेंट क्या है माना जाएगा। या सस्ता सुंदर बोलोगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस टिल इट इज हाफ फील्ड। आप लिख देगा मैक्सिमम या अलाइनमेंट इन सेम डायरेक्शन लिख दो, आप ऐसा लिख दो सेम डायरेक्शन, क्योंकि अलाइनमेंट इन सेम डायरेक्शन होगा और हाफ फील्ड होगा। अलाइनमेंट इन सेम डायरेक्शन और हाफ फील्ड होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा पेयरिंग हो जाएगी पहले ही। तो देखो आप पेयरिंग होगा तो प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो देख लीजिए आपके पास यहां पर क्या हो गया 1 2, यहां पर आ गया है 1 2, यहां पर आ गया है 1 2 3। इज इट क्लियर, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। बट यदि ये पेयरिंग कर देते तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, तो इसका नेट आ जाता प्लस हाफ, जबकि इसका क्या आ जाएगा 3/2 आ रहा है। तो 3/2 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1/2, क्योंकि देख लीजिए 1/2 कैसे आ रहा है, यदि मैं इसको पेयरिंग कर दूंगा तो प्लस हाफ माइनस हाफ और प्लस हाफ कितना गया है प्लस हाफ आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी कम। इसलिए आप एक ध्यान रखिएगा तीनों एक ही डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे ये कर दिया। अब इसके अंदर अब आप देखो जब 3 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए हैं तो फोर्थ यू कैन गो फॉर द पेयरिंग, फोर्थ यू कैन गो फॉर द पेयरिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां पर आपने पेयरिंग कर दी है
हमने पेयरिंग कर दी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ वेरियस एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पर और आगे बात करें, देखिए चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं अभी, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी समझने वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब खत्म कर दिया है, ठीक है। धीरे धीरे जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं या एमसीक्यूज, बाकी न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, कुछ बाकी नहीं न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो मैं बस थोड़ा सा सब्जेक्टिव या एमसीक्यू फॉर्म में ले लूंगा। देखो यहां पर आपके पास यदि देखिए नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं एक अच्छा सा बना के कुछ आपको मैथ द फॉलोइंग या इस टाइप के क्वेश्चंस मैं डाल के मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे प्रोफाइल के, पूरे चैप्टर के प्रोफाइल के क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूंगा कि जिससे क्या है पूरा चैप्टर आपका रिवाइज, भले मैं 10 क्वेश्चन लूं बट उस 10 क्वेश्चन में क्या है पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, कोशिश वही रहेगी, ठीक है। अभी भी कुछ तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि भाई आ जाए। अब देखिए अभी हमारे पास क्या जाता है, एक आ जाता है वर्ड विच इज नॉन एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या आ जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी विच इज, देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें, सब्सटेंसेस which is attracted by magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाता है। अब आप देखो उसका तरीका क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक आएगा, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा जो केस आ जाता है, अच्छा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पड़ा हुआ है फॉर्मूला स्क्वायर रूट n into n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, B स्टैंड फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड जो आ जाता है इट इज नॉन एज डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्या हो जाता है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें, सब्सटेंसेस विच डज नॉट, या विच यहां पर आ जाएगा विच डज नॉट attracted by magnetic field, which substances which does not attracted by magnetic field, उसको चेक करने के लिए क्या जाएगा, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल आया, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया कि Fe2+ Fe3+, आपको पता है 26 है, यहां पर Z26 होता है, Fe में Z26 होता है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। एक काम करता हूं, पहले मैं Fe का ही लिख देता हूं। This is the electronic configuration of Fe. But ध्यान दीजिए, what is the correct way to write? The correct way to write is 3d6 and 4s2. ठीक है, this is way to correct way to write. अब मान लीजिए आपके पास आ गया है Fe2+. We know that although electron field is according to the increased order of n+l level, but क्या हुआ, यदि रिमूवल होगा तो यहां से आएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो इसको क्या लिख सकता हूं, आर्गन 3d6 आ जाएगा, ठीक है, आर्गन 3d6 आ जाएगा।
Fe3+ की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आर्गन। अब आप देखो 4s तो खत्म हो चुका है, नाउ वी हैव टू रिमूव द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इट इज गोइंग टू बी 3d5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा लास्ट ऑर्बिट से, तो लास्ट ऑर्बिट इज n=4 नॉट n=3, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। सपोज अब इसके अंदर आपको अरेंजमेंट देखना है, तो आप देखोगे 3d6 बच्चों ये सब फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड। जब फुली फिल्ड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, तो वहां पर सब पूरे के पूरे पेयर होंगे। जो भी फुली फिल्ड होगा वो ऑल आर पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप मोस्टली कोशिश करना कि लास्ट ऑर्बिटल है या सेकंड लास्ट ऑर्बिटल है वहां तक देखने की कोशिश करिएगा। यहां पर तो क्या है 3d6 से बाकी आर्गन है, यहां तक फुली फिल्ड फुली फिल्ड फुली फिल्ड फुली फिल्ड, तो यहां तक तो आना ही नहीं है। अब आप देखो 3d6 है, आपको पता है d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हुंस रूल लगेगा। हुंस रूल के हिसाब से सबसे पहले 5 कंप्लीट कर लीजिए, हाफ फिल्ड कर दिया, ठीक है। अब आप अभी भी आपके पास 1 बचा है, तो नाउ पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग हो जाएगा तो आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, क्योंकि ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, दिस इज नॉट अनपेयर्ड। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, क्योंकि अब मैं हुंस रूल, पॉली और ऑप्पो सब फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज नॉन है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यानी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की स्क्वायर रूट, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4 + 2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 24, 4 + 2 6, 64। तो क्या होता है ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज 25, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो ये लगभग वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब आप देखो यदि मैं इधर की बात करूं तो मेरे पास क्या जाएगा d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए बच्चों मैं इसका चेक ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यदि मेरा क्वेश्चन आ जाए कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है तो ये तो सारे के सारे पेयर हैं, क्योंकि फुली फिल्ड है ना। s में 2 आते हैं, s में 2 आता है, p में 6 आता है, s में 2 आता है, p में 6 आता है। जब फुली फिल्ड है तो सारे के सारे पेयर होंगे, ठीक है। आप देख लीजिए ये s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये p है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो फुली फिल्ड है तो ये p6 फुली फिल्ड है, सारे के सारे पेयर है। s2 है फुली फिल्ड है, तो ये क्या है सारे के सारे पेयर है। तो इसलिए जहां पर फुली फिल्ड है तो वहां चेक ही मत करना, टाइम वेस्ट होगा। जो फुली फिल्ड है जैसे p6 हुआ, d10 हुआ, f40 हुआ और s2 हुआ, ये फुली फिल्ड होते हैं, तो इसके अंदर अनपेयर्ड ढूंढना ही मत, टाइम खराब होगा, ये ध्यान रखना। अब आप देखो 3d6 है, 3d10 तो नहीं है ना, 3d10 होते तो हम ढूंढते नहीं, 3d6 है तो हमारे को क्या है हुंस रूल और पॉली लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखो 1 2 3 4 5, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5। अब आप देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5 + 2, इट इज कम टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब आप देखो क्या है नियर टू द 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है 6, तो ये क्या हो जाएगा लगभग 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो आप ध्यान रखना, अब ट्रिक ध्यान रखना, देखिएगा आप n की वैल्यू 1 रखो, ठीक है। तो आप देखिएगा मैंने यहां पर आपको ये क्वेश्चन भी सिखाया है, नो डाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 होता, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, तो क्या बोलेंगे बोथ आर पैरामैग्नेटिक। ये भी क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी क्या है पैरामैग्नेटिक, बिकॉज फॉर पैरामैग्नेटिक एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पूछा जाए कि एफिलिएट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो आप क्या करेंगे यू जस्ट चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें देखेंगे कि यदि एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन 1 अनपेयर है तो वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज सारे के सारे क्या हो जाएंगे डाईमैग्नेटिक हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये क्लियर हुआ। फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सपोज यहां पर देखते तो 5 आया, यहां पर देखे तो 4 आया, तो किसका मैक्सिमम हुआ? आप बोलोगे 5 इज मोर देन 4।
तो ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मैक्सिमम है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है। तो ये प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या मिल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग है आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर या डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वर्कशीट में सब प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं, तो आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो आपने यहां तक कुछ डिस्कशन किया है। अब देखिए बच्चों, कल कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, क्या करेगा, आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, मान लीजिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n बोलते हैं, और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिक बता रहा हूं, आप फिर भी कैलकुलेट करना हो, आप देखेंगे यहां पर 0 1 2 3 4 5 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, बिकॉज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2। यदि ये 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप देखोगे ना फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना था, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। चेक कर लो, 2 2 plus 2 4 4 into 2 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 is 2 पॉइंट समथिंग। ये कितना आ जाएगा, 3 plus 2 5 5 into 3 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 आता है, तो 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ट्रिक लगा दो, कल को कहीं भी आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग, तो आप चेक कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, 3 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, 4 पॉइंट समथिंग है तो 4, 5 पॉइंट समथिंग है तो 5। जैसे भी मान लीजिए क्वेश्चन था कि मान लीजिए आपके पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2+, आपको पता चल गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में देख लो 4 पॉइंट समथिंग वाला कौन सा है, वो डायरेक्ट टिक कर दो, तो टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आया है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हम बात करें और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए यहां पर आ गया Mn, मान लीजिए Mn है, Mn का क्या आता है, Z25, Mn का क्या आता है, Z25। तो Mn का क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। दिस इज द वे अकॉर्डिंग टू n plus l रूल। बट प्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3d5 एंड 4s2। ठीक है, यदि मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम Z इक्वल टू 24। अभी हमने पढ़ा था यहां तक तो आर्गन आ रहा है, तो आप बोलोगे यहां तक तो आर्गन आ गया, तो ये था 3d5 एंड 4s1। अभी अपन एक्सेप्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इज इट क्लियर? अभी अपन एक्सेप्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्रोमियम। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा है या मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा क्या है, या वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अपन चेक कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे 3d5 का मतलब हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 4s में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हियर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6, हियर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6। यहां पर आप देखेंगे तो देख लीजिए 4s2 पेयर्ड है, और 3d5 की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। हियर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 5 है, ये पेयर्ड है, दिस इज पेयर्ड, ये कंसीडर नहीं होगा। ओनली 1 2 3 4 5, बट यहां पर 4s1 है तो 1 है, तो दिस इज कंसीडर। तो अब आप देखो किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हुआ, क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट Mn से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ।
अनपेयर इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट वन चाहिए, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, ये तो कोई दिक्कत नहीं। बट यदि मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो हियर मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लीजिएगा। और इधर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो हियर 5 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम बात करें तो यहां पर हमारे पास ये भी क्लियर हो गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम दे दिया, तो आप देखेंगे कैल्शियम का मान लीजिए Z की वैल्यू आती है 20, तो आप क्या बोलोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। अब आप देखो ये फुली फिल्ड, तो आप बोलोगे n की वैल्यू 0, तो कैल्शियम क्या होता है डायमैग्नेटिक। कैल्शियम क्या होता है डायमैग्नेटिक। कैल्शियम क्या होता है डायमैग्नेटिक। देख लीजिए ये फुली फिल्ड है, s की वैल्यू फुली फिल्ड है, p में 6 है, s में 2 है, p में 6 है, s में 2 है, सारे के सारे फुली फिल्ड। कौन से होते हैं s2 p6 d10 f14, ये सब क्या होते हैं फुली फिल्ड। और फुली फिल्ड में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ढूंढना ही मत, हो तो पता है सारे के सारे पेड होते हैं। आई होप इस टॉपिक्स में से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है, डायमैग्नेटिक कैसे ढूंढते हैं, पैरामैग्नेटिक कैसे ढूंढते हैं, किस अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैसे ढूंढते हैं, मिनिमम कैसे ढूंढते हैं। आई होप और वर्कशीट में और क्वेश्चंस करोगे तो और सॉल्व हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चंस आ गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या बोलेंगे जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया write the quantum या 4 क्वांटम नंबर है ना, 4 क्वांटम नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ फर्स्ट मान लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन या 11th इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल देगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन या 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, ऐसा दे दे। तो मोस्टली जो फर्स्ट ग्रुप क्या है लीना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, उसमें मोस्टली पूछेगा। या मान लीजिए आपसे बोल देगा कि जैसे मान लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन या 19 इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम आ गया। यदि हेलोजन की बात करें, किसकी बात करें, हेलोजन, यानी हेलोजन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है फिर कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, ठीक है। क्या फॉर्मूला आता है, फिर इसे Cl से कलर ब्राइटनेस, आई से इन ले लो, अकाई टीवी, फिर कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी में कलर ब्राइटनेस चलता रहता ना, अभी तो खैर ऑटोमेटिक आ गया है, बट ऐसा समझ लीजिए छोटे रहे होंगे तो आपने ऐसे टीवी भी देखोगे जिसमें हमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेट करने होते हैं, पर अब आजकल तो क्या है ऑटोमेटिक आ गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में देखेंगे तो लास्ट का सब में ऐसा आने वाला है। मैं किसी बात कर रहा हूं लास्ट ऑर्बिटल, यानी सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऐसा आने वाला, चेक कर लो। जैसे क्लोरीन आता है तो 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन आता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ऐसे करके आते हैं। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला है वो ऐसा आएगा। इसका मतलब जनरली आता है NP5, है ना, सब में NP5 है ना सब में। तो अब आप देखो 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो क्या है हाफ फील्ड होगा, फिर पेयरिंग होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना है कि इन सब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो अनपेयर रहेगा, यानी दिस इलेक्ट्रॉन रिमेन अनपेयर। तो जो हाइड्रोजन के लिए यदि इनमें से किसी भी के लिए भी पूछेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके लिए पूछेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ मान लीजिए फ्लोरीन बोल दिया तो आप क्या बोलोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन भी आ सकता है। फर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों में सिर्फ n का फर्क आएगा, यहाँ n2 आएगा तो यहाँ n3 आएगा, 4 आएगा, 5, बाकी सब सेम ही आने वाला है, वो भी मैं बताता हूं।
तो ये क्वेश्चंस आपका आएगा राइट द 4 क्वांटम नंबर ऑफ, जैसे सोडियम है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम, सीजियम। तो इन सब के अंदर क्या होगा आप देखेंगे, तो जैसे इसका आएगा 2s1 तो 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 है। तो सबके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना 11th इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका थर्ड, इसका 11, इसका 19, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल 19 प्लस 37, तो ये करीब करीब क्या आ जाएगा 55। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, मान लीजिए थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, 19 इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, 37 इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम या 55 इलेक्ट्रॉन ऑफ सीजियम, या इन सब के लिए क्या लिख देगा लास्ट, या तो पूछता है फर्स्ट ग्रुप, या तो वो फर्स्ट ग्रुप का पूछता है, या पूछता है 17 ग्रुप का। यदि ये इस प्रोफाइल का क्वेश्चन में इनमें ही आएगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टेटाइन पूछ लेगा, या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, बाकी घर पे आप बाकी का कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए यदि मैं सोडियम की बात करूं, पहला सॉल्व कर रहा हूं, मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6। भले हम ये लिखना है, जरूरत नहीं, हम तो लास्ट में ध्यान रखिएगा, हमें तो 3s1 चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सुनिए। आप सबसे पहले NLMS, S तो आप लिख दीजिए प्लस हाफ या माइनस हाफ, कोई भी दोनों में से ऑप्शन होगा चलेगा। कभी भी कंट्रोवर्शियल यहां नहीं लिखेगा, कोई बच्चे बोलेंगे कि सब प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, या तो ऑप्शन में प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन नहीं आएगी। तो इसके लिए तो आप सोचना भी मत। आ जाइए यहां पर n की, सॉरी ये कितना है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो 2s1 3s1। ठीक है, अब आप देखो यहां पर n क्या है 3, विच ऑर्बिटल s, s के लिए l की वैल्यू आती है 0, s के लिए l की वैल्यू क्या आती है 0। ठीक है, m की वैल्यू क्या आती है -L2 प्लस l, यदि l 0 है तो m भी क्या आ जाएगा 0। बस आसान हो गया ना, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है 3s1 3s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका तो कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं। n 3 है, s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0, क्योंकि l 0 है, l 0 है m भी क्या होगा 0 होगा, और s ऑप्शन में प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो पहला वाला तो क्लियर हो गया है। यदि यही पोटेशियम होता, क्या होता पोटेशियम, तो ध्यान दीजिएगा सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन या 19th इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन या 19th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि मैं पोटेशियम बात करूं Z19, तो पोटेशियम के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4s1। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो फर्क क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4, s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0। फॉर a given value of l, the possible value of n is -L2 plus l, तो 0 आया। यदि पोटेशियम के लिए नीचे आया रूबिडियम में ये 5 हो जाएगा, सीजियम में ये 6 हो जाएगा, बाकी तो सभी सेम ही आ रहा है कि नहीं। अब आप देखो यहां पर तो प्लस हाफ या माइनस हाफ कुछ भी हो। इज इट क्लियर? तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए यहां पर फ्लोरीन की बात करें। देखो इसके अंदर बहुत पहले मैं फ्लोरीन बता देता हूं। फ्लोरीन का यानी थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं, Z की वैल्यू 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, ये फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है। अब मैं 2p5 की बात कर रहा हूं तो मेरे पास ये आएगा। अब आप देखो इधर ध्यान रखना है, ये क्या बोलते हैं px, ये क्या बोलेंगे py, तो ये pz। रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, बट जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपको ऐसा ही लेना है। ठीक है, आपके पास क्या है 2p5 है, तो n की वैल्यू, l की वैल्यू, n और s, यहां लास्ट 2p5 भी है ना, इसे n कितना है यहां पर 2, l कितना है 1। देखिए ऑप्शन में -1 0 और +1, यहां पर कुछ भी आ सकता है।
ठीक है, या तो -1 दे देगा, या 0 दे देगा, या +1 दे देगा। बात खत्म हुई। n की वैल्यू 2 क्योंकि 2 है, l की वैल्यू 1 क्योंकि p ऑर्बिटल है। इससे पहले s था तो l की वैल्यू क्या ली थी अपन ने 0। m की वैल्यू -1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, या +1 भी आ सकती है। -1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, या +1 भी आ सकती है। इसमें आप प्लस हाफ लिखो या माइनस हाफ, इन दोनों। इसके लिए तो आप सोचे ही मत, s के लिए तो सोचे ही मत। एक बार चेक कर देना कि हाफ है कि नहीं, बस इतना। अब देखो यहां पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा है, मान लीजिए वन ऑप्शन इज दिस, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास ये आया NLMS, ठीक है। मान लो ये प्लस हाफ दे दिया, यहां 2 दे दिया और 0। 4 ऑप्शन में देखो हो सकते 2 ऑप्शन N और L, ये 2 और 1 नहीं आया। मान लीजिए एक ऑप्शन में N2 दिया है, L 0 दिया है, तो आपको पता है N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, इसका मतलब S होगा, बट अपना तो P में है तो वो तो होगा नहीं। मान लीजिए एक ऑप्शन में n = 3, L = 1 दिया है, तो n = 3, L = 1 का मतलब 3p, तो 3p तो चलेगा नहीं। मान लीजिए बाकी जो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपके निकल गए, बाकी जो 2 ऑप्शन है कुछ ऐसे आ गए, और इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। दिमाग घूम जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि देखो n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, p, l की वैल्यू 1, p। अब दिमाग ये घूमेगा कि सर यहां पर मैं -1 को टिक करूं या 0 करूं, भाई वहां पर हेड एंड टेल तो नहीं होगा ना। ध्यान रखिए मैंने क्या लिखाया था, फॉर z कंपोनेंट, क्या लिखाया था, फॉर z कंपोनेंट n की वैल्यू 0 लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, यानी उस समय मैंने pz एंड dz² लिखाया था कि नहीं लिखवाया था। तो ध्यान रखना है जब इस तरह की कॉन्ट्रावर्शियल सिचुएशन, कब कॉन्ट्रावर्शियल, इससे पहले मैंने लिखाया था एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जहां पर n2 है और l1 है, एक ही ऑप्शन है जहां पर n = 2 और l = 1 है, उसमें m-1 हो या 0 हो या +1 हो, कोई भी तीनों में से चलेगा। बट मान लीजिए 2 ऑप्शन है जहां पर n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है, उसमें आप -1 या +1 और 0, उनमें से यदि जब आपको डिसाइड करना है तो आप देखेंगे दिस इज p z ऑर्बिटल, और z कंपोनेंट के लिए n की वैल्यू क्या है, हमने 0 ली है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर, दिस वुड बी द राइट आंसर। प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखो क्लोरीन में तो आसान हो गया, क्लोरीन में यहां क्या हो जाएगा 3p, क्लोरीन में यहां पर क्या आ जाएगा 3p, तो यहां पर क्लोरीन में कुछ फर्क नहीं होना है, बाकी सब तो सेम ही होना है। यहां पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया। यहां पर 3 हो गया है क्योंकि 3p में ये आया है। तो अब आज के लिए इतना है, ठीक है, पूरे अच्छे से रिवाइज कर देना। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, ट्राई करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक लाऊं जिसमें आप पूरे के पूरे चैप्टर को एक अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ओके, टिल देन, ओके, थैंक यू वेरी मच।